अच्छी सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चंपावत में माघ खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सहभाग। समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ाव का दिया संदेश। चंपावत में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। कई हितधारकों ने किए अपने सुझाव प्रस्तुत। खटीमा में क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का समापन समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। खिलाड़ियों को किए पुरस्कार वितरित। प्रदेश में कांग्रेस की एकता पर सियासी घमासान। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला। सुजाता पॉल ने भी किया पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून के परेड मैदान के पास अंकिता भंडारी को लेकर जो है न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग और खासकर महिलाएं एकत्रित हुई हैं। जहां पर इस मौके पर जो है अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे भारी संख्या में एकत्र होकर इस महापंचायत को सफल बनाएं। वहीं दूसरी ओर इस न्याय यात्रा को इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिला है। देखिए, वीआईपी का जब संबंध अगर रसूखदार लोगों से है, सत्ता से है, तो फिर सत्ता पर सवाल और उसकी जांच पर सवाल उठना जायज सी बात है। ये अभी तक तथ्य जो छुपाए गए हैं, जो सबूत और साक्ष्य मिटाए गए हैं, पहले दिन से आज तक 3.5 सालों में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह का झोल नजर आ रहा है, जिस तरह से सब कुछ नष्ट करने का प्रयास सत्ता के द्वारा किया गया है, उसकी वजह से यह आक्रोश आज महापंचायत में बदला है। देखिए, ये तो लड़ाई लंबी है। हम तो राज्य आंदोलन के दौर से ये गीत गाते रहेंगे, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है। लेकिन जीतने के लिए मशाल जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जलाई है। ये अंकिता भंडारी के प्रकरण में भी न्याय की लड़ाई काफी लंबी है। 3 साल हो चुके हैं, अभी भी वीआईपी का खुलासा होना बाकी है। और ये जो सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, इसमें 2 बिंदु हमारे हैं जिन पर हमको आपत्ति है। पहली बात यह कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, अन्यथा उसका वही हश्र होगा जो एसआईटी जांच का हुआ। बिल्कुल खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा। हम इसीलिए तो चीजों को कर रहे हैं कि वीआईपी वैसे भी जनता के सामने है और आज जनता उसको जनता के सामने ही रखेगी कि वीआईपी जो है उनको क्यों नहीं अभी तक जांच की प्रक्रिया में लाया जा रहा है। और वीआईपी बिल्कुल। उधर देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सैन्यधाम की भव्यता और दिव्यता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने बताया कि सैन्यधाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होगा और इसका निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करोड़ से लागत से ये बनकर तैयार हुआ है और इसमें हमने देश के सभी युद्ध स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेस्ट है उसको यहां करने का प्रयास किया है। और आज हमारे साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी जो इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने मानिकशा 92 करोड़ से लागत से ये बनकर तैयार हुआ है और इसमें हमने देश के सभी युद्ध स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेस्ट है उसको यहां करने का प्रयास किया है। और आज हमारे साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी जो
इन विषयों के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने मानिकशा में और जो हमारा वार मेमोरियल है दिल्ली का, जिसको बनाने में इनका विशेष रोल रहा है, उनके साथ हमने यहाँ पर विजिट किया है। कुछ एक चीजों की राय इन्होंने दी है, उनको शीघ्र पूरा कराकर बहुत जल्दी ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ की वीर माताओं को, यहाँ के वीर सपूतों को, यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस भाव के साथ उन्होंने जन्माया है, धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। ऋषिकेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देहरादून रोड स्थित एक होटल में आयोजित वार्ता में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने बजट को वर्ष 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग अवस्थापना मद से उत्तराखंड को लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और सेमीकंडक्टर 2.0 अभियान से भी राज्य को लाभ होगा। बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब की स्थापना का प्रावधान है। बजट में उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को ये प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है, वह भी उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। उसका अलग अलग कारण होते थे। अब इसके सेमीकंडक्टर 2 अभी लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाले दूषित नाले ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नाले में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। बिंदुखत्ता, घोड़ा नाला, राजीव नगर, पटेल नगर, मुल्ता नगर, बाजपुर चौराहे से लेकर किच्छा तक दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ धूप सेकने के लिए खेतों और सड़कों पर आ जाते हैं। बरसात में हालात और गंभीर हो जाते हैं, जिससे लोग बच्चों और स्कूल भेजने से भी डरते हैं। नाले में मैं रहता हूँ चौराहे पर, और ये नाले में बहुत समस्या है हमको। क्योंकि हमारे समझ में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले इधर उधर जाते हैं बच्चे, उनका बहुत खतरा है। यहाँ पर बगल में स्कूल भी है, इसका बहुत खतरा है। कभी वहां दिखाई देते हैं वो मगरमच्छ, कभी पहाड़ पर दिखाई देते हैं, खेतों में तक आ जाते हैं और इसका सभी को खतरा है। छोटे बच्चे इधर उधर जो जाते हैं कभी भी अटैक कर सकता है वो। इसमें हमारे घर तक आते हैं, वो कभी इधर आते हैं, वो कभी पहाड़ में चले जाते हैं वो। इसमें जहाँ तक मगरमच्छों का मामला है, बहुत ही गंभीर स्थिति बनी पड़ी है। यहाँ पर जो मगरमच्छों की जहाँ तक संख्या का सवाल है, यहाँ पर जो है दसियों सालों से मगरमच्छ जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं और एक मगरमच्छ एक बार में जो है 39 अंडे देता है, जिसमें से 31 बच्चे उसके लगभग बचते हैं। तो आप समझिए कि जो है दसियों सालों पर इस नदी में जो है, इस प्राकृतिक नदी में जो पेपर मिल के द्वारा अपना जहरीला पानी डाल दिया गया है और साथ में मगरमच्छ भी जो है तो यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है मगरमच्छ उत्पन्न हो चुके हैं, जो कि हमारे गांव के लोगों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और जो है घास काटती हुई महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनावों को लेकर अभी से ही राजनीतिक दलों की तैयारियां होती हुई नजर आने लगी हैं। बता दें कि जहां एक और तमाम दल अपनी अपनी नीतियों और योजनाओं के जरिए आगामी चुनावों में विजय होने की मुहिम में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी महिला मोर्चा भी बीजेपी के अब तक के महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्यों के जरिए प्रदेश की जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गया है। जिस पर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, देखिए 50% महिलाएं, उत्तराखंड में महिलाएं हमारी बहुत जागरूक बहनें हैं
और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि हम बहनों ने हम जो सशक्तिकरण की बात करें वो खाली अब ये नहीं कह रहे कि सशक्तिकरण शुरू हो रहा है, क्योंकि सशक्तिकरण काफी हद तक अपना आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका है। एक मुकाम वाली बात है। और महिलाएं क्योंकि जागरूक हैं, तो हमें महिलाओं के बीच में जाके उनको बताना है कि महिला मोर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, क्या स्कीम्स लेकर आई, क्या कार्यक्रम लेकर हम उनके बीच में आ रहे हैं, क्या फायदे हैं, और उनको सशक्त बनाने की जो पहल है वो और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी उन्हें देना चाहती है वो ये है। एक गाँव की बात जो हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। उधर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही उनकी मशक्का चल रही है कि कौन कितना बड़ा नेता है, और एक दूसरे की जो टांग खिंचाई कांग्रेस में चलती है वो तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। कांग्रेस कब उलझी हुई नहीं रहती, कांग्रेस तो हमेशा उलझी हुई है। वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही उनकी मशक्कत चल रही है, कौन कितना बड़ा नेता के एक दूसरे की जो टांग खिंचाई कांग्रेस में चलती है वो तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। ना ही तो नीयत साफ है, ना ही सोच अच्छी है, और मानसिकता तो कितने नीचे के लेवल पर जा चुकी है कांग्रेस की, आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि वो मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जनहित में उनका निराकरण करने का काम करते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरीके से चल रही है, लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने का काम कर रही है। तो उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बाघ और अन्य हिंसक वन्य जीवों के हमलों से ग्रामीण इलाकों में दहशत फैली हुई है, जबकि शहरों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग घर से बाहर निकलने और बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं। दुकानदार खास तौर पर परेशान है क्योंकि बंदर कभी भी दुकानों पर हमला कर देते हैं और सामान जो है नुकसान कर देते हैं सामान का। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वन विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा और सरकार इस समस्या पर कोई ठोस नीति बनाने में नाकाम रही है। के क्षेत्रों में बाघ के हमलों से, रीछ के हमलों से जनता परेशान है, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है, और शहरी क्षेत्रों में जो है बंदरों के कारण जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपना सामान जो है घर के बाहर नहीं रख सकते हैं। दुकानदार परेशान हैं कि वो जरा सा इधर उधर जाएं और उनकी दुकान में जो है बंदर कब आक्रमण कर दें। यही जो है खाने पीने की दुकानदारों का हाल है, वो बंदरों के आतंक से परेशान है, और ये देहरादून के लगभग हर वार्ड में हो रहा है। उधर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है। सरकार इस कदम को बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन कई मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश में कोई भी शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा तय मानकों और नियमों के अनुसार ही चलता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पाठ्यक्रम और अन्य मानक तय किए हैं और इसलिए मदरसों को भी अनुमति लेकर नियमों के अनुसार चलना चाहिए। विरोध करने की बजाय व्यवस्था का पालन करना चाहिए। देखिए उनकी मांग अपनी जगह पे, लेकिन कोई भी शिक्षण संस्था चलेगी किसी नियम के आधार पर चलेगी, उसके कुछ मानक, उनके मानकों के आधार पर चलेगी, प्रदेश द्वारा दी गई व्यवस्था के आधार पर चलेगी, और जो उसके मानक पूरे नहीं करेंगे वो कैंसिल होंगे। उसी आधार पर सब हुआ है। और प्रदेश सरकार ने बाकायदा पाठ्यक्रम तय किया है। प्रदेश सरकार ने कहा कि आप अनुमति ले लीजिए, जो मानक तय है स्कूल चलाने का उन मानकों को पूरा करके हम अनुमति देंगे। तो बजाय इसका विरोध करने के उन मानकों को पूरा करें, सरकार से अनुमति ले और अपने मदरसे चलाएं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,
पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक कैफे के बाहर दो पक्षों के बीच जो विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। घटना 4 फरवरी की रात चंद्रवनी चौक के पास की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार एक युवती अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में कैफे गई थी और जहां किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। इसके बाद कैफे के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें युवती घायल हो गई है और पुलिस ने तुरंत उसे दून अस्पताल पहुंचाया है। मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर किसी सख्त वस्तु से चोट लगने की पुष्टि हुई है, जबकि धारदार हथियार से हमले की बात नहीं मिली है। युवती की भाई की शिकायत पर आयुष रावत, सूरज राणा और हिमांशु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 4 फरवरी को कोतवाली पटेल नगर में रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रवनी चौक के पास दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब पटेल नगर से पुलिस बल वहां पर पहुंचा तो जानकारी मिली कि एक युवती अपने मित्र के साथ बर्थडे पार्टी में कैफे में आई हुई थी, जहां पे दूसरे पक्ष के साथ किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हुई। इसके पश्चात कैफे से बाहर आकर सड़क पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें युवती के सिर पर चोट आई थी। पटेल नगर पुलिस फोर्स द्वारा तत्काल ही युवती को मेडिकल के लिए दून हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कि डॉक्टर द्वारा युवती के सिर पर हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट आना अंकित है। उधर खटीमा में तलवार परिवार की 125 एकड़ खड़ी फसल को एसडीएम, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के सह पर जबरदस्ती जोतने और जमीन पर कब्जा करने के मामले में क्षेत्र के सभी वर्गों के सैकड़ों किसानों ने उनके समर्थन में फार्म हाउस पर एक महापंचायत की है। इस मौके पर आक्रोशित किसानों ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए क्षेत्र में भूमाफियाओं की दखलंदाजी के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं इस मौके पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसलिए हुए हैं कि जो इनके साथ तलवार के साथ जो घटना घटी है वो निंदनीय घटना है, क्योंकि खड़ी फसल जोत देना एक बहुत बड़ा अपराध है। खड़ी फसल जोतने का कोई भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई आदेश नहीं देता कि खड़ी फसल जोता जाए। इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनके साथ जो हुआ है और लोगों के साथ हो, क्योंकि जमीन की प्रूफ किसी के पास नहीं है उतने कि हम प्रूफ कर पाए कि जमीन हमारी है। ये तो गुंडागर्दी इनकी चल रही है, जब चाहेंगे तो किसी को भगा के और जमीन कब्जा कर लेंगे। आज इन लोगों को बुलाने का मकसद इतना था, सब ने मुझे बोला था कि साहब एक जगह पे बैठते हैं और जो अन्याय आपके साथ है हम नहीं चाहते कि बाकी गांव वालों के साथ हो। मैंने जो नुकसान किया, मतलब मेरे को हुआ है और मुझे जो दिक्कतें हुई हैं, मैं नहीं चाहता और लोगों को हो। इन 3 ग्रामों में और किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। तो सब जाके हम 3 गांव के लोग यहाँ आज बैठे हैं। हमने 2-3 ज्ञापन साइन किए हैं। हम सीएम साहब को कल देंगे। एक बारी उनसे पूछेंगे कि आप एक बारी उनसे हम बोलेंगे एक बारी आप ये देख लीजिए। और हम बस ये चाहते हैं कि ये चीज इसके बाद किसी के साथ ना हो। ये सब मेरे सपोर्ट में आए, ये सब मेरे फैमिली के हैं। इस ग्राम, ये जो ग्राम है 60 साल से कि हम सब जो है हम तीसरे पीढ़ी के, और ऐसी घटना कभी नहीं घटी। ये सब मेरे सपोर्ट में आए और हम धामी जी को एक बारी हम अपना जो वॉइस है हम उनको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि एक सारा समाज का मामला है और ये सीमांत एरिया जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं और सबका जो है यहाँ पे नेचर है ज़मीनों का वो ऐसा ही है। मान लो एक तरफ थारू लैंड पड़ती है, SC/ST की ज़मीनें हैं, उसमें भी हमारे परती समाज काबिज हैं, किसी के नाम बोल रही हैं। और यहाँ पे जो है कि हम तो अभी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं और हम जो देख रहे हैं, 40 साल उम्र मेरी भी हो गई, हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे तीसरी पीढ़ी काबिज है। यहाँ पे तलवार फार्म जो यहाँ पे है स्थापित है बकुलिया में, उनकी ज़मीनें हैं और हर जगह पे उनका नंबर बोल रहा है, यानी कि संयुक्त खाता है और उसमें कोई कुर्रेबंदी नहीं है। उधर उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में बाबा शब्द से उपजे विवाद के बाद सोशल मीडिया में शहर की छवि को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने एसएसपी पौड़ी से मांग करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर कोटद्वार की छवि को सोशल मीडिया में खराब कर रहे हैं, जिससे देश दुनिया में कोटद्वार से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कामों को नहीं करना चाहिए जिससे कि कोटद्वार
का नाम बदनाम हो, कोटद्वार के सांप्रदायिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया जाए। तो मैं सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कहीं न कहीं इसके माध्यम से एक संदेश इस पूरे भारत में जाना चाहिए कि कोटद्वार एक शांतिप्रिय क्षेत्र है और मैं चाहता हूं कि यहाँ के प्रत्येक जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो मुखरता से इस विषय पे आगे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।